नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि दुनिया के कुछ हिस्से इतने अमीर क्यों हैं जबकि बाकी इतने गरीब। आज हम अर्थशास्त्र के इसी सबसे बड़े सबसे जरूरी सवाल की तह तक जाएंगे। आखिर ये आर्थिक विकास होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों, दार्शनिकों और नेताओं को परेशान किया है। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, इसका सीधा असर अरबों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो आज हम एक तरह से जासूस बनकर इस रहस्य को एक साथ सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस फर्क की गहराई को समझने के लिए बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। एक अमीर देश में रहने वाला औसत इंसान एक गरीब देश में रहने वाले औसत इंसान से 10 गुना ज्यादा कमाता है। जी हाँ, 10 गुना। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी खाई है। तो सवाल ये है कि ये 10 गुना का अंतर आता कहाँ से है। चलिए, इस वैश्विक असमानता की हमारी जांच के पहले हिस्से में चलते हैं और इस धन की पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, ये अंतर सिर्फ पैसों का नहीं है। अमेरिका या जर्मनी जैसे देशों में उस 10 गुना ज्यादा आय का मतलब है बेहतर स्कूल, आधुनिक अस्पताल और एक लंबा स्वस्थ जीवन, जबकि नाइजीरिया या निकरागुआ जैसे देशों में इसका मतलब हो सकता है रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष। अब इस पूरी पहेली को खोलने वाली एक चाबी है, एक मास्टर की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अमीरी और गरीबी के इस विशाल अंतर के दरवाजे को खोलता है। और वो चाबी है उत्पादकता, यानी प्रोडक्टिविटी। तो ये प्रोडक्टिविटी आखिर है क्या भला? बहुत आसान है। मान लीजिए कोई बेकर है, अगर वो 1 घंटे में 10 रोटियां बना सकता है तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी है। अगर उसका दोस्त सिर्फ 5 बना पाता है तो पहला वाला दोस्त ज्यादा प्रोडक्टिव है। बस इतना ही सिंपल है ये। और यहीं पर सारा खेल है। जैसा कि महान अर्थशास्त्री हमें सिखाते हैं, किसी भी देश की इनकम सीधे सीधे उसके प्रोडक्शन पर निर्भर करती है। कोई देश जितना ज्यादा सामान और सेवाएं पैदा करेगा, वहां के लोग उतना ही ज्यादा उपभोग कर पाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि खेल का नाम है प्रोडक्टिविटी। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। आखिर कुछ देश दूसरों के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो फिर आर्थिक सफलता का ये सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? आइए उन 4 खास चीजों पर नजर डालते हैं जो किसी भी देश की प्रोडक्टिविटी को रॉकेट की तरह उड़ा सकती हैं। इन्हें किसी देश की तरक्की के केक की 4 सबसे जरूरी सामग्री समझ लीजिए। हमारे पास है फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ये चारों जब सही मात्रा में मिलते हैं, तब जाकर एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनती है। चलिए इन्हें फटाफट समझते हैं। फिजिकल कैपिटल मतलब वो सारे टूल्स, मशीनें और बिल्डिंग्स जो काम में आती हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब काम करने वालों का ज्ञान और उनकी स्किल्स। नेचुरल रिसोर्सेज तो सीधे सीधे प्रकृति के तोहफे हैं, जैसे जमीन और तेल। और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वो है इन सब को सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का ज्ञान। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सब सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। सरकारें सही नीतियां बनाकर प्रोडक्टिविटी के इन इंजनों को सुपरचार्ज कर सकती हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि सरकारें कैसे गेम चेंजर बन सकती हैं। जब वो बचत को बढ़ावा देती हैं तो बिजनेस को नई मशीनें खरीदने के लिए पैसा मिलता है। जब वो शिक्षा पर खर्च करती हैं तो एक स्मार्ट, ज्यादा काबिल वर्कफोर्स तैयार होती है। और जब वो संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करती हैं तो हर किसी को आगे बढ़ने और निवेश करने के लिए एक सुरक्षित माहौल मिलता है। तो सुनने में तो लगता है कि समाधान बड़ा आसान है, बस ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते जाओ, है ना? खैर, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अर्थशास्त्र में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना होगा। इसे कहते हैं घटते प्रतिफल का नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सोचिए कि कोई एक बगीचे में काम कर रहा है। अगर उसके पास कोई औजार नहीं है तो एक फावड़ा मिलते ही उसकी प्रोडक्टिविटी आसमान छू लेगी। लेकिन अगर उसके पास पहले से ही फावड़ा, कुदाल और रेक है तो एक और फावड़ा मिलने से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही सिद्धांत पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। और ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स का आइडिया हमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज की ओर ले जाता है, जिसे अर्थशास्त्री कैचअप इफेक्ट कहते हैं। ये हमारी आर्थिक विकास की कहानी का एक बहुत ही रोमांचक मोड़ है। जरा दक्षिण कोरिया की कहानी को देखिए। 1960 के दशक में ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। लेकिन अगले 30 सालों में इसकी इकोनॉमी ने जबरदस्त छलांग लगाई और अमेरिका से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी। क्यों? क्योंकि वे इतने निचले स्तर से शुरू कर रहे थे। उनके हर नए निवेश ने उन्हें बहुत बड़ा फायदा दिया। यही है कैचअप इफेक्ट।
तो हमने देख लिया कि देश अमीर कैसे बनते हैं, लेकिन भविष्य का क्या? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि आज की दुनिया में विकास को कौन सी चीजें आगे बढ़ा रही हैं। तो लंबे समय तक तरक्की करने का फाइनल फॉर्मूला क्या है? सारी बात आकर टिकती है लोगों और नए आइडियाज में निवेश करने पर। एक पढ़ी लिखी और स्वस्थ आबादी जिसे दुनिया के साथ व्यापार करने की आज़ादी हो और जो लगातार नई खोजें कर रही हो, यही है सफलता की असली कुंजी। और आखिर में सब कुछ आकर टिकता है एक चीज पर, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। मतलब ये सिर्फ ज्यादा मशीनें बनाने की बात नहीं है, ये बेहतर मशीनें बनाने के तरीके खोजने के बारे में है। नए विचार और इनोवेशन ही विकास के असली इंजन हैं, जो हमें हमारी सीमित दुनिया से और ज्यादा हासिल करने की ताकत देते हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा को इस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। प्रोडक्टिविटी में अगली बड़ी छलांग कहाँ से आएगी? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, या जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? जवाब चाहे जो भी हो, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी दुनिया की शक्ल तय करेगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।